कर्नाटक के बेंगलुरु में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 3 लोग थे। इस परिवार की जो मुखिया थीं, उनका नाम शशिकला। शशिकला के हस्बैंड की बहुत साल पहले मौत हो जाती है। ले देकर शशिकला का एक बेटा जिसका नाम संजय वासुदेव और शशिकला की अपनी माँ जिनका नाम शांता कुमारी था। तो कुल मिलाकर इस फैमिली में 3 लोग थे। शशिकला चाहती थी कि उनका लड़का पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने। संजय भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज। उसने 10th और 12th में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए। वो चाहता था कि वो जब 12th कंप्लीट कर ले तो वो एस्ट्रोनॉट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। वो अपने सपने के बारे में अपनी माँ से बताता है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, हम तुमको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। उसने जब बाकायदा 12th कंप्लीट कर लिया तो उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस परिवार में सब कुछ ठीक था। अच्छा, जो आस पड़ोस के लोग थे वो संजय की बड़ी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे कि संजय पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ और एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा लड़का है। इस परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन इस परिवार में एक दिक्कत थी। इस परिवार में आए दिन लड़ाई हुआ करती थी और ये लड़ाई शांता कुमारी की अपनी बेटी यानी कि शशिकला से और कभी कभी अपने पोते संजय वासुदेव से हुआ करती थी। इस लड़ाई का कारण ये था कि जो शांता कुमारी थी ये पुराने ख्याल की महिला थी। इनका मानना था कि जो बाहर की चीज़ होती है या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर जब घर में किसी को खाना बनाने का मन नहीं करता है तो वो होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं। ठीक इसी तरह जो शशिकला थी, जब भी उनका खाना बनाने का मन नहीं होता था तो वो किसी होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेती थी। संजय का भी जब भी कुछ बाहर से खाना खाने का मन करता था वो कुछ ऑर्डर कर लिया करता था और इस बात का विरोध शांता कुमारी आए दिन किया करती थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतता है। अब अगस्त 2016 का टाइम आ जाता है। अगस्त में जो शांता कुमारी थी अचानक आस पड़ोस के लोगों को दिखना बंद हो जाती हैं। अब जो आस पड़ोस के लोग थे वो पूछते हैं शशिकला से और संजय से कि आपकी माँ कहाँ हैं, आपकी दादी कहाँ हैं। ये दोनों बताते हैं कि वो अपने छोटे बेटे के पास यानी कि कर्नाटक गई हैं। आस पड़ोस के लोगों को लगता है हाँ, हो सकता है गई होंगी। अब अगस्त 2016 से फरवरी 2017 का समय आ जाता है, यानी कि 6 महीने इस बीच बीत जाते हैं। फरवरी 2017 में एक दिन जो शशिकला है वो अपने मकान मालिक से कहती है कि उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। मकान मालिक देने के लिए रेडी हो जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है, पैसे की ज़रूरत होगी। अच्छा, इसके पहले भी मकान मालिक से शशिकला ने पैसे मांगे थे और तय वक्त पे वो पैसा लौटा दिया था। तो मकान मालिक को भी देने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे लगता था कि ये ईमानदार परिवार है। तो खैर वो पैसा देने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी आपको 50,000 रुपये देता हूँ, बाकी के 1.5 लाख मैं आपको धीरे धीरे दूंगा। और ये बात है 2 फरवरी 2017 की। जो मकान मालिक था उसका नाम नवीन था। तो नवीन जैसे ही शशिकला के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है, ये दोनों माँ बेटा पैसा पाने के बाद अगले दिन अपने कमरे में ताला लगाते हैं, अपना फ़ोन दोनों स्विच ऑफ करते हैं और ये दोनों भी अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो जो आस पड़ोस के लोग थे, जो नवीन था, शुरू में इन लोगों को लगता है कि हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार के पास या हो सकता है इनकी माँ जहाँ गई हैं अपने छोटे बेटे के पास, ये दोनों भी वहीं गए हों। बात आई गई हो जाती है। अच्छा, इस घर का एक मेन गेट था। उस मेन गेट की जो चाबी थी वो नवीन के पास हुआ करती थी। चूँकि आपने देखा होगा हर घर में जो मोटर होता है, पानी की ज़रूरत सबको होती है, तो सुबह शाम मोटर को चालू किया जाता है। तो शशिकला जिस कमरे में रहा करती थी उस कमरे से सटे एक मोटर था जिस मोटर को सुबह शाम चालू किया जाता था। तो जब तक शशिकला थी वो सुबह शाम मोटर को चालू करती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जो नवीन है उस मोटर को चालू करता था। तो अब फरवरी से मई आ जाता है। मई के शुरुआती दिनों में जो आस पड़ोस के लोग थे वो नवीन से शिकायत करते हैं कि आपके घर से लगातार बदबू आ रही है। नवीन को लगता है हो सकता है चूहा हुआ मरा हो। वो इस बात को बहुत सीरियस नहीं लेता है। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अब तारीख आ जाती है 7 मई 2017 की। 7 मई को सुबह के करीब 8:30 बजे थे और रोज़ाना की तरह नवीन एक बार फिर मोटर को चालू करने जाता है। जब वो मोटर को चालू करने जाता है तो उसको महसूस होता है कि जो शशिकला का कमरा है उसके कमरे से बड़ी तेज़ बदबू आ रही है। और ऑलरेडी लोगों ने इसको कंप्लेन किया था कि
आपके घर से स्मेल आ रही है। अब जब उसको स्मेल जो है लगातार जब आती है तो उसको कुछ शक होता है। अब नवीन को ये लगता है कि ये कमरा 3 महीने से बंद है, दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब उसके दिमाग में आए दिन हम अखबारों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी खबरें सुनते हैं, मार कर फेंक देना, लाश को ज़मीन में गाड़ देना। अब इस तरह की जो ख्याल है नवीन के मन में भी आने लगता है। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो वो सारी बात बताता है। वो बताता है कि साहब इस कमरे में एक माँ बेटा रहा करते थे, फरवरी 2017 से 50,000 रुपये लेकर ये दोनों गायब हैं, और इनकी माँ यानी कि शशिकला की माँ थी जो अगस्त 2016 से वो भी गायब हैं। पुलिस वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं वो फ़ौरन कमरे को तोड़ते हैं, कमरे का ताला तोड़ते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। अब उस कमरे का तलाशी शुरू हो जाता है। कमरे में जितने भी अलमारियाँ थीं, जितनी भी बक्से थे, जो फ्रिज था, कमरे के जो कोने होते हैं उनको चेक किया जाता है, दरवाजे के जो कोने होते हैं उनको चेक किया जाता है, हर चीज़ को छान मारा जाता है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता है। और स्मेल जो है लगातार आ रही थी। मिलता कुछ नहीं है लेकिन स्मेल लगातार आ रही है। अब जो पुलिस वाले थे वो सोचते हैं कि यार मिल कुछ नहीं रहा है और स्मेल आ रही है। नवीन को भी बड़ा अजीब लगता है कि लगातार स्मेल आ रही है और मिल कुछ नहीं रहा है। अब पुलिस वाले जब देखते हैं कि कुछ मिल नहीं रहा है तो अचानक कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अब जो नवीन है अब अपने घर को वो एक बार फिर गौर से देखता है। चूँकि मकान मालिक था तो उसको मालूम था कौन सी चीज़ कहाँ है, उसको उस घर को उसने बनवाया था। तो जब अपने घर को एक बार फिर सरसरी निगाह से देखता है तो अचानक उसकी नज़र एक दीवार पर जाकर रुकती है। उस दीवार को जब वो गौर से देखता है तो पुलिस वालों को रोकता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस दीवार के अंदर एक अलमारी हुआ करती थी और वो अलमारी दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं वो कहते हैं ये क्या कह रहा है। फिर पुलिस वाले उसको समझाते हैं कि जिसका जो लोग यहाँ रहा करते होंगे हो सकता है कि वो अलमारी उनकी हो और वो उठा कर लेके चले गए हों। तो फिर नवीन उनको समझाता है, कहता है कि साहब ये अलमारी कोई ऐसी अलमारी नहीं थी, ये अलमारी दीवार के अंदर जो अलमारी बनाई जाती है वो कुछ ऐसी अलमारी थी। पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं, फिर उस दीवार के करीब जाते हैं। पुलिस वाले जब उस दीवार के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि नई नई सीमेंट की एक चादर उस दीवार के ऊपर उड़ाई गई है, यानी कि सीमेंट से पुताई की गई है उस दीवार के ऊपर, और वो दीवार थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। पुलिस वाले देखते हैं तो हैरान होते हैं। अच्छा, उस दीवार में छोटे छोटे सुराग थे और उन सुरागों से लगातार स्मेल आ रही थी। जैसे ही उस दीवार के पुलिस वाले करीब जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि उस दीवार से लगातार बदबू आ रही है। अब पुलिस वालों को कुछ शक होता है, वो सोचते हैं कि अभी इस दीवार का क्या राज है। पुलिस वाले फ़ौरन कुछ मज़दूरों को बुलाते हैं और मज़दूरों से कहा जाता है कि दीवार को तोड़ डालो। जैसे ही मज़दूर उस दीवार को तोड़ते हैं, जो शुरुआती सीमेंट हटता है, अचानक दिखाई देता है कि एक लंबी अलमारी और उस अलमारी के अंदर एक नीले रंग का ड्रम। अब जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सब हैरान कि जैसे ही सीमेंट हटा एक अलमारी दिखाई देती है और अलमारी के अंदर एक नीले रंग का ड्रम। सब लोग देख के बड़ा हैरान होते हैं। और नवीन ने जैसा कि बताया था कि इस दीवार के अंदर एक अलमारी है, वो अलमारी भी दिखती है और अलमारी के अंदर ड्रम। उस ड्रम को बाहर निकाला जाता है। जब ड्रम को बाहर निकाला जाता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उस ड्रम का जो ढक्कन है, उस ढक्कन को सीमेंट से ज़बरदस्ती उसमें पुताई की गई है और सीमेंट की लेप लगाई गई है ताकि उस ढक्कन को मजबूती से बंद किया जा सके। खैर, पुलिस वाले उस नीले रंग के ड्रम के ढक्कन को खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है बहुत तेज़ बदबू आती है। उस नीले रंग के ड्रम के अंदर एक लाश थी। जब सब लोग इस लाश को देखते हैं सब लोग हैरान परेशान, हाहाकार मच जाता है। पुलिस वाले उस लाश को फ़ौरन अस्पताल भेजते हैं। उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और उस पोस्टमार्टम की कुछ दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो जो रिपोर्ट आती है उसमें डॉक्टर बताते हैं कि ये लाश किसी महिला की है और इस लाश की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है और इस लाश को मरे हुए, यानी कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये 9 महीने पहले इस डेड बॉडी की मौत हो चुकी है, यानी कि लाश की 9 महीने पहले मौत हो चुकी है। अब ये बात थी मई 2017 की और जो बॉडी थी यानी कि डॉक्टरों के हिसाब से अगस्त 2016 में ही इस लाश की मौत हो चुकी थी। अब फ़ौरन पुलिस की एक टीम नवीन के घर फिर जाती है। नवीन से दोबारा पूछताछ होती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है। नवीन बताता है, फिर उस बात को रिपीट करता है कि साहब इस घर में
जो किराएदार थे, एक शशिकला नामक महिला रहा करती थी, उसका एक बेटा जो कि पढ़ाई किया करता था, और शशिकला की एक माँ जो अगस्त 2016 से गायब है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। अब शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को शशिकला और शशिकला के बेटे यानी कि संजय के ऊपर शक होता है। अब शशिकला के बेटे और शशिकला का तलाशी शुरू होता है। शशिकला के जितने भी रिश्तेदार से आस पड़ोस के जो लोग थे, सबसे पूछताछ होती है। कर्नाटक में ये जहाँ इनकी माँ गई थी, वहाँ भी पूछताछ होता है। जब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ जब पूछताछ की जाती है, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ना शांता कुमारी का कुछ पता है, ना शशिकला का कुछ पता है, ना उसके बेटे संजय का कुछ पता है। वहाँ से भी पुलिस खाली हाथ, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि दोनों के जो कॉल डिटेल है उनको खंगाला जाए। पुलिस वाले संजय के नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं। तो जब संजय के नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो अगस्त 2016 में जब दादी गायब हुई थी, अगस्त में ही संजय के नंबर से एक नंबर पे लगातार बात की गई थी। अब पुलिस वाले उस नंबर को देखते हैं। जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर संजय का एक दोस्त जिसका नाम नंदेश, फ़ौरन नंदीश को जो पुलिस वाले हैं उठाते हैं। नंदीश से पूछताछ होती है। अच्छा, जो मकान मालिक था वो नंदीश को जब देखता है तो कहता है कि साहब ये तो संजय का दोस्त है, संजय के साथ पढ़ता था। तो पुलिस वाले नंदीश से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि नंदीश कहता है कि हाँ साहब, संजय से मेरी बात होती थी और मैंने इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया था कि जब संजय ने एक रोज़ मुझे फ़ोन किया तो उसने कहा कि कुछ सीमेंट और बोरी का बंदोबस्त करो, और मैंने सिर्फ इस लाश को ठिकाने लगाने में ही मदद किया है, इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है। तो पुलिस वाले पूछते हैं, ठीक है ये बताओ कि तुम फरवरी 2017 से वो दोनों गायब हैं, तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। नंदीश कहता है कि साहब, इस घर से कब वो गए मुझे ये भी नहीं मालूम है, और आज तक ना उनसे मेरी बात हुई है, ना उन लोगों ने मुझे पलट के फ़ोन किया है, तो मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पुलिस वाले फिर एक बार खाली हाथ। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये गए तो गए कहाँ। अब 2017 के बाद 18, 19 फिर 2020 आ जाता है। 2020 में कोरोना आ जाता है। जब कोरोना जैसे ही आता है, अब ये केस भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। खैर धीरे धीरे समय बीतता है। 2020 के बाद 2022 आता है, कोरोना थोड़ा कम होता है। अच्छा, इस केस की जब इस दीवार से जो ड्रम निकलता है, ये पूरे अखबार में, बेंगलुरु में पूरा एक चर्चा का विषय बन जाता है कि एक महिला की लाश, और लाश दीवार के अंदर, तो इस लाश का रहस्य क्या है, इस लाश को किसने मारा। तो 2022 में पुलिस वाले इस केस की दोबारा जांच करते हैं। जब केस की दोबारा जांच होती है तो पुलिस वाले फिर से शशिकला के जो रिश्तेदार थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, नवीन था, इन सबसे दोबारा पूछताछ होती है ताकि कोई सुराग मिले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर तभी एक पुलिस वाला अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि हो सकता है ये लोग किसी अन्य स्टेट में अपना नाम बदल कर, या किसी लो प्रोफाइल में, हो सकता है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हों, लेकिन कुछ करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हो सकता है कि अपने नंबर का इस्तेमाल ये लोग ना करते हों, लेकिन नौकरी करने के लिए, या आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है उसके लिए, या कुछ भी करने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि पुलिस वालों ने इनके नाम और फ़ोन नंबर के ज़रिए इनके आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी निकलवा लेते हैं, और पुलिस वाले इस बात की जांच करते हैं कि इस आधार नंबर से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अकाउंट खुलवाया गया हो, या कोई नौकरी में इसकी इस्तेमाल किया गया हो। अब 17 से 2022 आ जाता है। 2022 में पुलिस वालों को एक फ़ोन आता है, और ये फ़ोन आधार ऑफिस से आता है। उसमें बताया जाता है कि इस नंबर, यानी कि जो आधार कार्ड का जो नंबर है, उस नंबर का इस्तेमाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किया गया है एक बैंक अकाउंट को खोलने के लिए, और वो बैंक अकाउंट संजय वासुदेव के नाम से है। अब फ़ौरन पुलिस वाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर निकलते हैं और उस बैंक में जाते हैं। उस बैंक के ब्रांच के बारे में पता किया जाता है। तो जब उस ब्रांच में वो जाते हैं, वहाँ से उनको एक एड्रेस मिलता है। अब पुलिस वाले फ़ौरन उस एड्रेस पे जाते हैं। जब उस एड्रेस पे जाते हैं, उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने ये दोनों माँ बेटे। खैर पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इनको बेंगलोर लाया जाता है, और बेंगलोर लाने के बाद इनसे तसल्ली से पूछताछ की जाती है।
जब पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। कहानी ये थी कि एक रोज़ जो संजय वासुदेव है, ये अपने कोचिंग से अपने घर आता है और रात के खाने में इसने गोभी मंचूरियन ख़रीद कर लाया था ताकि रात को ये दोनों माँ बेटा खा सकें। जैसे ही ये बात जो शशिकला की माँ थी शांता कुमारी, उनको जब पता चलती है तो एक बार फिर जो है घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जो शांता कुमारी थी वो अपने बेटी को एक थप्पड़ लगाती हैं। इस बात का विरोध करते हुए शशिकला भी अपनी माँ का गला पकड़ लेती है। अब संजय देखता है कि आए दिन इस घर में खाना खाने को लेकर लड़ाई होती है। जब भी कुछ बाहर से लाओ तो जो इनकी दादी थी वो लड़ने लगती थी। तो दोनों को लड़ता देख जो संजय है उसको रहा नहीं जाता है, वो अपना आपा खो देता है और अपनी दादी के गले को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि दादी ने अपना दम तोड़ दिया। जब तक संजय को होश आता उसने देखा कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। अब जब मौत हो जाती है तो इन दोनों को लगता है कि ये क्या हो गया। गुस्से में इन दोनों ने अपनी, यानी कि शशिकला ने अपनी माँ का कत्ल अपने बेटे से करवा दिया। इधर जो संजय था उसको लगता है कि उसने गुस्से में उसने अपनी दादी का कत्ल कर दिया। अब ये हड़बड़ी में ये दोनों सोचते हैं कि दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अगर हम अंतिम संस्कार करेंगे तो आस पड़ोस के लोग पूछेंगे कि शाम तक तो ठीक थी, अचानक मौत कैसे हो गई, तो हम क्या जवाब देंगे। फिर ये भी था कि इनके जो रिश्तेदार आएंगे, इनका जो छोटा बेटा जो कर्नाटक में रहता था, अगर वो आएगा, गले पे जो निशान है, फिर वो लोग पूछेंगे कि ये निशान कैसे। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, इसमें इनका भेद खुल जाएगा, फिर पुलिस आएगी, ये दोनों पकड़े जाएंगे। ये इसी उधेड़-बुन में खूब सोचते हैं। सोचने के बाद जब कोई हल नहीं निकलता है तो ये पुलिस से बचने के लिए फिर ये एक प्लान करते हैं। प्लान ये था कि संजय अपने दोस्त यानी नंदेश को फ़ोन करता है और उसको पूरी बात बताता है कि उससे ऐसे ऐसे एक मर्डर हो गया है और उसमें इसकी हेल्प चाहिए। तो नंदेश कहता है ठीक है, मैं कुछ बोरे वोरे का बंदोबस्त करता हूँ, सीमेंट वेमेंट लाता है। अच्छा, शुरू में इनकी प्लानिंग ये थी कि नंदेश और संजय मिल के इस लाश को कहीं बाहर फेंक देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो आस पड़ोस के लोग थे अगर वो देख लेंगे तो फिर ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो पूरी सोच विचार करने के बाद ये तीनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो इस कमरे में यानी कि दीवार के अंदर जो अलमारी थी, उस अलमारी के अंदर जितने भी सामान थे उसको खाली कराया जाता है और इनके घर में एक नीले रंग का ड्रम था। उस ड्रम में दादी की लाश को ये पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसके ढक्कन के ऊपर सीमेंट का लेप लगाते हैं ताकि वो सीमेंट अच्छे से मजबूती से जकड़ ले ताकि स्मेल ना आए। और उस नीले रंग के ड्रम को अलमारी के अंदर फिट करते हैं। अलमारी के ऊपर चारकोल लगाते हैं, चारकोल के ऊपर सीमेंट की पुताई करते हैं, अच्छे से पूरे दीवार को ढकते हैं। ढकने के बाद नंदीस अपने घर चला जाता है। नंदीस का रोल यहीं तक था। जब वो अपने घर चला जाता है तो ये दोनों माँ बेटा, अच्छा ये बात अगस्त 2016 की थी। अब अगस्त से फरवरी 2017 तक यानी कि 6 महीने तक ये दोनों माँ बेटा उस घर में रहते हैं। अच्छा, फरवरी तक इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, तब तक तो ये रहते हैं। लेकिन फरवरी से अचानक इनको महसूस होता है कि दीवार के अंदर से स्मेल आ रही है। तो फिर इन दोनों को लगता है कि इस घर में रहना सही नहीं है, क्योंकि स्मेल आएगा, स्मेल धीरे धीरे फैलेगा, आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा, जो पता चलेगा तो फिर इनका भांडा फूट जाएगा। तो फिर ये प्लान करते हैं। अब सोचते हैं कि क्या किया जाए। अच्छा, शुरू में इन लोगों ने अपने कमरे को परफ्यूम मारते थे। जब भी बदबू आती थी तो ये परफ्यूम मार लिया करते थे। लेकिन जब स्मेल बढ़ने लगी तो ये डिसाइड करते हैं कि अब इस कमरे को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होंगे। तो जब ये सोचते हैं कि अब यहाँ से निकलना है तो क्यों ना अपने मकान मालिक को चूना लगा दिया जाए। तो ये मकान मालिक से 2 लाख रुपए की डिमांड करती है शशिकला। 50,000 जैसे ही अकाउंट में आता है, अच्छा वो 1.5 लाख का वेट कर नहीं सकती थी। जैसे ही उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आते हैं, ये दोनों पैसा लेते हैं और सीधा कर्नाटक से महाराष्ट्र भाग जाते हैं, फ़ोन ऑन स्विच ऑफ करके। महाराष्ट्र में जाने के बाद चूँकि संजय पढ़ा लिखा था, ये दोनों महाराष्ट्र में जाते हैं कोल्हापुर में, और वहाँ एक लो प्रोफाइल की ज़िंदगी जीने लगते हैं। और जो संजय है पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने की वजह से उसको कहीं भी नौकरी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन वो दिमाग ये लगाता है कि कहीं ऐसे किसी बड़ी कंपनी में या कहीं ऐसे जगह काम करेगा तो उसको पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए वो छोटी मोटी कंपनी में सप्लायर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है और उस पैसे से इन दोनों का गुजर बसर होता था। उसी से ये लोग मकान लेते हैं किराए पर और उस घर में ये लोग अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ना किसी से अपना नाम बताते थे, नाम बताते भी थे तो बड़े शॉर्ट में, बड़े ही खुफिया तरीके से रहते थे। और ना ये अपने साथ मोबाइल रखते थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी। ऐसा करते करते 16 से 22 आ जाता है। 22 में ये दोनों पकड़े जाते हैं। खैर, इसकी एक गलती की वजह से
यानी कि संजय जो पढ़ने लिखने में इतना तेज़, इतना समझदार, जो फ्यूचर का इंजीनियर बन सकता था, वो अब कातिल बन गया उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से। पुलिस वाले खैर इन दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इन पे ऊपर केस चलाया जाता है, दोनों के ऊपर मुकदमा होता है। दोनों फ़िलहाल जेल में हैं और जो मुकदमे की कार्रवाई है वो भी चल रही है। तो ये थी आज की कहानी।